Hello dear student, today we discuss about nomadic empire chapter number 5th in 11th class. 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5वां नोमेडिक अम्पायर यायावर साम्राज्य, यानी कि जो लोग खानाबदोश होते हैं, जो एक दूसरी जगह से घूमते रहते हैं अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस से पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो इस चैप्टर में हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर हिस्ट्री तो इन लोगों ने कुछ लिखी नहीं, क्योंकि एक जगह पर अगर ये रहते, अपने बारे में कुछ बताते, कुछ लिखते, तो हम इनके बारे में ज़्यादा जान सकते थे। पर जितना कुछ भी हमें हिस्ट्री से पता लगा, सोर्स से पता लगा, उतना ही हम इन लोगों के बारे में बता पाएंगे। ये लोग क्या थे? स्टेपी डेवलपर्स थे। देमसेल्फ यूजली प्रोड्यूस्ड नो लिटरेचर। इन्होंने आमतौर पर अपने लिए कोई साहित्य नहीं बनाया था, बट हिस्ट्री से हमें कुछ हेल्प मिली है। जैसे क्रोनोलॉजिकल से हमें पता लगा है, डॉक्यूमेंट से पता लगा है, कुछ ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा है। तो ये जो खासकर लोग होते थे बेटा, वो मंगोलिया में होते थे। द इम्पीरियल सक्सेस ऑफ द मंगोल्स अट्रैक्ट मैनी ट्रेवलर्स। मंगोलों की शाही सफलता ने कई यात्रियों को आकर्षित किया था। यानी कि ये मंगोल लोग थे जो अपने आप को यायावर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने एम्पायर को बढ़ाते रहते थे। तो इसमें ये लोग बुद्धिस्ट भी थे, क्रिश्चियन जो इनके साथ जो लोग इनसे इंस्पायर हुए थे वो बुद्धिस्ट थे, क्रिश्चियंस थे, टर्कीज थे एंड मुस्लिम लोग थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा था। तो जो मंगोल था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था चंगेज़ खां। जैसे कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अपने आप में एक पावरफुल एम्परर रहा था, जिसने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा विस्तृत किया, बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रेटजीज बनाई। अपने एम्पायर को बहुत ही मजबूत करने वाला जो राजा था वो चंगेज़ खां था। चंगेज़ खां ने जो इन्होंने अपना अम्पायर स्टार्ट किया था वो 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में किया था। यूरोप और एशिया में फैले एक अंतर महाद्वीपीय साम्राज्य का निर्माण किया। यानी कि इसने क्या किया, जो महाद्वीप थे यूरोप एंड एशिया, उसके बीच में अपने अम्पायर को इसने बढ़ा दिया था। तो बहुत ही ब्रिलियंट हम कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी थी चंगेज़ खां में। तो चंगेज़ खां था जिसने मंगोलों के साम्राज्य को एक नई दिशा दी, एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया इसने, चंगेज़ खां ने मंगोलों के लिए। ये देखो, ये एक ऐसा अंपायर है जो येलो कलर हमने कर रखा है, येलो और मस्टर्ड कलर। ये पूरा चंगेज़ खां का मंगोल का अंपायर है। यानी कि इसने 13th सेंचुरी में अपने अंपायर को वर्ल्ड में इतना बढ़ा दिया था। ये देखो, बाकी वाइट चीज़ें आपको कम दिख रही है, ब्लू ये भी कम दिख रहा है आपको, सिर्फ येलो और मस्टर्ड कलर ही बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो ये सिर्फ चंगेज़ खां की वजह से ही हुआ है। मंगोल लोग जो थे वो आदिवासी लोगों की तरह ही थे, उनकी तरह ही वो लैंग्वेज बोलते थे। कुछ लोग मंगोलों में क्या होता था, कुछ लोग तो बेटा अपना जैसे बिजनेस करके, किसी चीज़ों का व्यापार करके जीवन यापन करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिसको हम पेस्ट्रोलिस्ट भी बोलते हैं। पेस्ट्रोलिस्ट का मतलब होता है चरवाहे, जो सिर्फ जानवरों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे या तो कुछ हंटर शिकार करके खाना इकट्ठा करते हैं, बाद में खा लेते हैं, या तो जानवरों को पालते हैं, उनसे जैसे भेड़ है, उन्होंने पाली है, भेड़ से ऊन भी बेच सकते हैं। अगर खाना खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो भेड़ को ही पका के उसका मांस वो लोग खा सकते हैं। तो इन लोगों को बोलते हैं पेस्ट्रोलॉजिस्ट। जो पेस्ट्रोलॉजिस्ट थे वो हॉर्सेस, सीप, कैटल, गोट, कैमल, चरवाओं ने घोड़े, भेड़ों, मवेशियों, बकरियों और ऊंटों का पालन किया था। मंगोल्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पैटर्निलियन लाइनेज। मंगोलियों को पितृवंशीय वंशाली में बांटा गया था। दे नोमिसाइड इन द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया। उन्होंने खानाबदोश मध्य एशिया के चरणों में मनोनीत किया था। यानी कि जो रेड स्टेप दिख रहा है यहाँ, ये मंगोल के खानाबदोश लोग थे जो ज़्यादातर क्या करते थे, अपने आप के को ये जो हमारे एनिमल्स हैं उन पे डिपेंड रखते थे। उसके बाद है दिस वाज मेजेस्टिक लैंडस्केप विद वाइड horizons, rolling plains ranged by the snow-capped mountains, गोबी डेजर्ट एंड ड्रेन्ड बाय रिवर्स एंड स्प्रिंग। यह विशाल क्षैतिज रोलिंग मैदानी बर्फ से ढके पहाड़ों, गोबी रेगिस्तान, नदियों और झरनों से निकलकर राजशाही परिदृश्य था। यानी कि ये जो मंगोल थे, इन्होंने रेगिस्तान में भी रह सकते थे, नदियों के किनारे, बर्फ से ढके मैदानों पे भी, राहत शाही इलाकों पे में। मंगोल एक जगह कहीं रुका नहीं,
वो आगे से आगे बढ़ता गया, कभी बर्फ़ के मैदान पे पहुंचा, कभी वो रोलिंग मैदान में पहुंचा, कभी गोबी रेगिस्तान पहुंचा, कभी नदियों के किनारे पहुंचा। पहुंचते पहुंचते राजाओं का जो राजसी परिदृश्य था वहां तक भी मंगोल साम्राज्य पहुंच गया था। ये चरवाहे की तुलना में लोगों का एक नम शरीर थे जो गर्मी के महीनों में फंसे गए जानवरों में फरों में व्यापार से जीवित रहते थे। यानी कि ये लोग जो थे या तो अपने पशुओं को से खेती करते थे या खाने में यूज़ करते थे, या वो अपने पशुओं से व्यापार भी करते थे। ये ज़्यादातर व्यापार चाइना से करते थे। तो इसमें क्या था, ये लोग मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट आई इनमें भी। इन्होंने भी ये सोचा कि व्यापार से हम पैसे कमा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जानवरों का मांस खाएं, हमें खाने के लिए कुछ और चीज़ें भी मिल सकती है। यानी कि डेवलपमेंट आया इनमें। There were great difference of temperature in the entire region, harsh long winters followed by brief dry summers। पूरे क्षेत्र में तापमान के बहुत अंतर थे। जैसे कहीं कठोर तापमान होता, कहीं लंबी सर्दियों के बाद कहीं लंबी गर्मियाँ होती। हर एक तरीके के टेम्परेचर में ये अपने आप को रख सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। मंगोलियों ने घूम घूम कर अपने आप को इतना स्टेबल बना लिया, इतना एडजस्टेबल बना लिया कि कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी समर सीजन्स हो, ये अपने आप को उसमें ढाल लेते थे। तो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन द पेस्ट्रोल रीजन्स बट द मंगोल्स डिड नॉट टेक टू एग्रीकल्चर। पशुधन से हम खेती कर सकते हैं, पर मंगोल में ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि मंगोल यूज़ ही नहीं करते थे खेती करने के लिए। एक जगह पर रुकेंगे तो ही खेती होगी ना। खेती करने के लिए हमें ड्यूरिंग द पीरियड 6 मंथ 1 ईयर ऐसा कुछ टाइम पीरियड चाहिए, लेकिन ये लोग इतना टाइम पीरियड एक जगह पर नहीं रुक सकते थे। एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन द पेस्ट्रोल रीजन बट द मंगोल्स डिड नॉट टेक टू एग्रीकल्चर। लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते थे। मंगोल तंबू में रहते थे, अपने पशु समूह में सर्दी से ग्रीष्मकालीन चरगाई भूमि तक यात्रा करते थे। ये लोग तंबू के अंदर रहते थे, सब कुछ सामान रखते थे। सर्दी से बचाने का प्रबंध भी होता था, गर्मी से बचाने का प्रबंध भी होता था। तो मंगोल अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते थे। एक जगह से दूसरे जगह पर वो घूमते रहते थे। आज की लैंग्वेज में इनको एक खाना बदोश भी कह सकते हैं। तो मंगोलों के पास दुर्लभ संसाधन जो स्कैर रिसोर्सेज होते हैं, जो नहीं मिलते, वो रिसोर्सेज भी इनके पास थे। अमीर परिवार बड़े थे, अधिक जानवरों और चरगाहों के पास थे। यानी कि जो रिच लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे, तो वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करते थे। पीरियोडिक नेचुरल क्लाइमेट्स, कई बार इनको बहुत सारी जो आपदाएं हैं उनका सामना करना पड़ सकता था। जो हमारे क्लाइमेट चेंज होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो सबके शरीर को वो हार्म ही पहुंचाते हैं। बल्कि ये तो इनके पास, ये तो तंबू में रुकते थे, अपने एनिमल रखते थे, तो इनको ज़्यादा हार्मफुल लगता था वो चीज़ें। असामान्य रूप से कठोर और ठंडे सर्दियों में उन्हें संग्रहित प्रावधान समाप्त हो गए। उन्होंने पशुधन की खोज में चरगाएं भूमि और हिंसक छाप से संघर्ष किया। यानी कि ये एक बार ऐसा हुआ, कोई नेचुरल क्लाइमिटी से इनका सामना हुआ जिसकी वजह से इनके पशु लगभग मर गए थे। तो उन्होंने खाने की खोज की या अपने अलग पशु प्राप्त करने की खोज की थी। अलग जो नेबर कंट्रीज़ थी उनसे हेल्प मांगी थी, पर उन्होंने हेल्प नहीं की थी। इनको अगर कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था ना, तो वो व्यापार से मांगते थे। अगर व्यापार से भी नहीं मिलता था तो फिर ये लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे। युद्ध में जीत के वो भोजन प्राप्त करते थे। तो चीन जो था वो इसका आसन पड़ोसी था। स्टेप्पे के स्मारक संसाधन चीन में अपने आसन पड़ोसियों के साथ व्यापार और बार्टर के लिए मंगोल और अन्य मध्य एशियाई नामांकन अभियान चलाते हैं। ये दोनों पक्षों के लिए पारंपरिक रूप से फायदेमंद था। यानी कि ये मंगोल्स होते वो चाइना के साथ व्यापार करते थे। ये दोनों के लिए बेटर होता था व्यापार करना। बार्टर सिस्टम के थ्रू ये लोग ट्रेड करते थे। या बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिले। या ऐसा होता है आज के टाइम में क्या होता है, हम अपनी चीज़ को बेच के पैसे ले लेते हैं, पैसे के बदले में जो हमें चाहिए वो हम खरीद लेते हैं। उस टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं था, क्योंकि ये स्टोरी हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही पुरानी पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड में मंगोल के टाइम की बात कर रहे हैं हम, चंगेज़ खां के टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड पे पैसा नहीं होता था, तो बार्टर सिस्टम था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ही हमें मिल पाती थी। तो इसमें क्या था, चीन से कृषि उपज और लोहे बर्तनों को घोड़ों फर स्टेप की खेल के मैदान के लिए आपस में ये लोग वो एक्सचेंज कर लेते थे। यानी कि किसी को घोड़े चाहिए थे वो आप घोड़े ले लेते थे, किसी को खाना चाहिए था वो खाना ले लेते थे। आपस में ये लोग बहुत अच्छी डील कर लेते थे चाइना के साथ। लेकिन कई बार ऐसा होता था चाइना इनके साथ ग्रेट डील नहीं करता था, अच्छा नहीं हो पाता था, तो ये चाइना के ऊपर युद्ध कर देते थे। युद्ध से लड़ाइयाँ जीत कर अपना जो भरण पोषण थे वो करते थे। तो चाइना इससे तंग आ चुका था। मंगोलियों के इस व्यवहार से, इस बिहेवियर से चाइना बहुत ही तंग आया। मंगोल से बचने के लिए, जो मंगोली बार बार उनके ऊपर युद्ध कर देते थे, उससे बचने के लिए जो चाइना है उसने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी।
ये देखो जितना येलो येलो मैंने कर रखा है ये पूरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, यानी मंगोलिया ऊपर रह जाता है तो मंगोलिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से टकराकर अंदर नहीं आ सकता। The Great Wall of China was a visual testament to the disturbance and fear that brought by the nomadic raids on the agrarian societies of North China and Central Asia। चीन को महान दीवार उत्तर चीन और मध्य एशिया के कृषि समाजों पर भयावह छापे द्वारा लाए गए, यानी कि इसने ये इसलिए बनाई गई थी, वो बार बार उनके ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उनके कृषि को भी भंग कर रहे थे, उनके पशुओं को छीन के ले जाते थे, उनसे भोजन छीन के ले जाते थे, इसलिए चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, जो चाइना में आज भी है और चाइना की बहुत ही अलग अलग तरीके से वो चाइना की हेल्प करती है। तो आज का जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि नोमैडिक एम्पायर क्या होता है, यायावर साम्राज्य यानी कि घुमंतु जो लोग हैं उनका एम्परर किस तरीके से चलता है, सोर्स हमें किस तरीके से मिल पाते हैं, इनके बारे में